हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th हिंदी स्पर्श का पहला पाठ दुख का अधिकार। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका पहला पाठ दुख का अधिकार। और हम आपको बताएंगे यहाँ पर इस पाठ का सारांश और साथ ही साथ पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं यहाँ पर पाठ का सारांश। इस कहानी में लेखक यशपाल ने कहा है कि मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। हम जब झुककर निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं तो यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। बाजार में खरबूजे बेचने आई एक औरत कपड़े में मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। पड़ोस के लोग उसे घृणा की नजरों से देखते हैं और उसे बुरा भला कहते हैं। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता चलता है कि उसका 23 वर्ष का लड़का परसों सुबह सांप के डसने से मर गया था। जो कुछ घर में था सब उसे विदा करने में चला गया था। घर में उसकी बहू और पोते भूख से बिलबिला रहे थे, इसलिए वह बेबस होकर खरबूजे बेचने आई थी ताकि उन्हें कुछ खिला सके, परंतु सब उसकी निंदा कर रहे थे, इसलिए वह रो रही थी। लेखक उसके दुख की तुलना अपने पड़ोस की एक संभ्रांत महिला के दुख से करने लगता है, जिसके दुख से शहर भर के लोगों के मन उसके पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। लेखक सोचता चला जा रहा था कि शोक करने और गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने के लिए भी एक अधिकार होता है। तो विद्यार्थियों, ये था इस पाठ का सारांश यहाँ पर जो हमने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप चाहें तो इसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं और इसे अच्छे से याद करें, लेकिन ध्यान रहे एक बार पाठ को भी जरूर से जरूर पढ़ लें। इससे ये होगा कि यहाँ पर जो आपको प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे उन्हें आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर मौखिक प्रश्नों की। आप चाहें तो अपनी पाठ्य पुस्तक में इन प्रश्नों को देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। और यहाँ पर पहला प्रश्न आपके लिए, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है। तो जानते हैं आप क्या पता चलता है? आपने पाठ में पढ़ा होगा। नहीं जानते, चलिए कोई बात नहीं, आप इस प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं। किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें समाज में उसका दर्जा और अधिकार का पता चलता है तथा उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। इसके बाद आइए देख लेते हैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपके लिए, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था। तो क्या लिखेंगे उत्तर? उत्तर में आप लिख सकते हैं, खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बेटे को मरे हुए एक दिन ही हुआ था और वह बिना तेरवी किए फल बेचने आ गई थी, इसलिए लोग सूतक मानकर उससे खरबूजे नहीं खरीद रहे थे। इसके बाद आइए देख लेते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा। तो आप जानते हैं कैसा लगा होगा। उत्तर में लिख सकते हैं, उस स्त्री को देखकर लेखक का मन व्यथित हो उठा, यानी दुखी हो गया। मन में उसके प्रति सहानुभूति की भावना उत्पन्न हुई थी, वह उसके दुख को जानने के लिए बेचैन हो उठा था। इसके बाद फिर है आपका चौथा प्रश्न यहाँ पर, उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था। तो आप जानते होंगे, आपने पाठ तो पढ़ लिया था, वैसे हमने आपको अभी सारांश में भी बताया था। चलिए उत्तर में देख लेते हैं यहाँ पर, उस स्त्री का लड़का एक दिन मुंह अंधेरे खेत में से खरबूजे तोड़ रहा था कि गीली मेण की तरावट में आराम करते सांप पर उसका पैर पड़ गया और सांप ने उस लड़के को डस लिया। ओझा के झाड़ फूंक आदि का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपके लिए पांचवा प्रश्न, बुढ़िया को कोई भी क्यों उधार नहीं देता था। उत्तर में आप लिख सकते हैं, बुढ़िया का बेटा मर गया था, इसलिए बुढ़िया को दिए उधार को लौटने की कोई संभावना नहीं थी, इस वजह से बुढ़िया को कोई उधार नहीं देता था। ठीक है, आई बात समझ में। इस प्रकार से आप अपने इस पांचवें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद आगे आते हैं आपके लिए प्रश्न यहाँ पर लिखित, आप देख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या लिखा यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो आपको इनके उत्तर कम से कम 25 से 30 शब्दों में देने हैं।
पहला प्रश्न है आपके लिए, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है। उत्तर में आप लिख सकते हैं, मनुष्य के जीवन में पोशाक का बहुत महत्व है। पोशाक ही व्यक्ति का समाज में अधिकार व दर्जा निश्चित करती है। पोशाकें व्यक्ति को ऊंच नीच की श्रेणी में बांट देती हैं। कई बार अच्छी पोशाकें व्यक्ति के भाग्य के बंद दरवाजे खोल देती हैं, यानी कि उसे सम्मान दिलाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद फिर आपका दूसरा प्रश्न यहाँ पर, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है। तो आप जानते हैं कब बनती है। उत्तर में आप लिख सकते हैं, जब हमारे सामने कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि हमें किसी दुखी व्यक्ति के साथ सहानुभूति प्रकट करनी होती है, परंतु उसे छोटा समझकर उससे बात करने में संकोच करते हैं, उसके साथ सहानुभूति तक प्रकट नहीं कर पाते। हमारी पोशाक उसके समीप जाने में तब बंधन और अड़चन बन जाती है। ठीक है, इसके बाद आइए देखते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया। तो आप जानते हैं क्यों नहीं जान पाया। उत्तर में आप लिख सकते हैं, वह स्त्री घुटनों में सिर गड़ाए फपक फपक कर रो रही थी। इसके बेटे की मृत्यु के कारण लोग इससे खरबूजे नहीं ले रहे थे, उसे बुरा भला कह रहे थे। उस स्त्री को देखकर लेखक का मन व्यथित हो उठा। उनके मन में उसके प्रति सहानुभूति की भावना उत्पन्न हुई थी, परंतु लेखक उस स्त्री के रोने का कारण इसलिए नहीं जान पाया क्योंकि उसकी पोशाक रुकावट बन गई थी। आई बात समझ में। इसके बाद आइए यहाँ पर देख लेते हैं चौथा प्रश्न आपका, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था। उत्तर में क्या लिखेंगे। उत्तर में आप लिख सकते हैं, भगवाना शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके अपने परिवार का निर्वाह करता था। वह अपनी जमीन पर हरी सब्जियों एवं खरबूजे जैसे फल उगाया करता था और उन्हें बेचता था। ठीक है, अगला प्रश्न है फिर पांचवा यहाँ पर, लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी। क्या लिखेंगे। उत्तर आपने पाठ में पढ़ा होगा। उत्तर लिखेंगे, बुढ़िया बेटे की मृत्यु का शोक तो प्रकट करना चाहती है, परंतु उसके घर की परिस्थिति उसे ऐसा करने नहीं दे रही थी। इसका सबसे बड़ा कारण है धन का अभाव। उसके बेटे भगवाना के बच्चे भूख के मारे बिलबिला रहे थे। बहू बीमार थी। यदि उसके पास पैसे होते तो वह कभी भी सूतक में सौदा बेचने बाजार नहीं जाती। आई बात समझ में। अगला प्रश्न है यहाँ पर छठा, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई। क्या लिखेंगे। उत्तर उत्तर में आप लिख सकते हैं, लेखक के पड़ोस में एक संभ्रांत महिला रहती थी। संभ्रांत का मतलब आप समझते हैं ना, संभ्रांत का मतलब होता है धन धान्य से संपन्न। उसके पुत्र की भी मृत्यु हो गई थी और बुढ़िया के पुत्र की भी मृत्यु हो गई थी, परंतु दोनों के शोक मनाने का ढंग अलग अलग था। धन के अभाव में बेटे की मृत्यु के अगले दिन ही वृद्धा को बाजार में खरबूजे बेचने आना पड़ता है। वह घर बैठकर रो नहीं सकती थी, मानो उसे इस दुख को मनाने का अधिकार न था। आसपास के लोग उसकी मजबूरी को अनदेखा करते हुए उस वृद्धा को बहुत भला बुरा बोलते हैं, जबकि संभ्रांत महिला को असीमित समय था। 2.5 मास से पलंग पर डॉक्टर सिराने बैठा रहता था। लेखक दोनों की तुलना करना चाहता था, इसलिए उसे संभ्रांत महिला की याद आई। ठीक है, इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, ख निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। और यहाँ पर पहला प्रश्न आपके लिए, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे, अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर आपको अपने शब्दों में लिखना होगा और क्या लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे, ये आप खुद से सोच सकते हैं। चलिए हम आपका ये कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं और आप इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसे हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। उत्तर लिखेंगे, धन के अभाव में बेटे की मृत्यु के अगले दिन ही वृद्धा को बाजार में खरबूजे बेचने आना पड़ता है। बाजार के लोग उसकी मजबूरी को अनदेखा करते हुए उस वृद्धा को बहुत भला बुरा कहते हैं। कोई घृणा से थूककर बेहया कह रहा था, कोई उसकी नीयत को दोष दे रहा था, कोई रोटी के टुकड़े पर जान देने वाली कहता, कोई कहता इसके रिश्तों का कोई मतलब नहीं है, परचून वाला कहता यह धर्म ईमान बिगाड़कर अंधेर मचा रही है, इसका खरबूजे बेचना सामाजिक अपराध है। इन दिनों
कोई भी उसका सामान छूना नहीं चाहता था क्योंकि वह इन दिनों सूतक में थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा यहाँ पर आपके लिए, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला। तो क्या लिखेंगे उत्तर? उत्तर में आप लिख सकते हैं, पास पड़ोस की दुकानों में पूछने पर लेखक को पता चला कि बुढ़िया का 23 साल का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कचियारी करके निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। परसों मुंह अंधेर खेत में से बेलों से तरबूजे चुन रहा था कि गीली मेड़ की तरावट में आराम करते सांप पर उसका पैर पड़ गया और सांप ने उस लड़के को डस लिया। ओझा के झाड़ फूंक आदि का उस पर कोई प्रभाव न पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं दूसरे प्रश्न का। फिर आइए देखते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए। तो आप जानते होंगे क्या क्या उपाय किए, आपने पाठ में पढ़ा होगा। चलिए उत्तर में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया जो कुछ वह कर सकती थी उसने वह सभी उपाय किए। वह पागल सी हो गई, झाड़ फूंक करवाने के लिए ओझा को बुला लाई, सांप का विष निकल जाए इसके लिए नाग देवता की भी पूजा की। घर में जितना आटा अनाज था वह दान दक्षिणा में ओझा को दे दिया, परंतु दुर्भाग्य से लड़के को नहीं बचा पाई। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपने प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला यहाँ पर चौथा प्रश्न फिर आपके लिए, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया। तो आप जानते हैं कैसे लगाया। उत्तर में आप लिखेंगे, लेखक उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह महिला 2.5 मास से पलंग पर थी। उसे 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी। डॉक्टर सिराने बैठा रहता था। शहर भर के लोगों के मन पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे, यानी दुखी हो गए थे। इसके बाद आइए देखते हैं यहाँ पर पांचवा प्रश्न है, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं, इस कहानी में उस बुढ़िया के विषय में बताया गया है जिसका बेटा मर गया है। धन के अभाव में बेटे की मृत्यु के अगले दिन ही वृद्धा को बाजार में खरबूजे बेचने आना पड़ता है। बाजार के लोग उसकी मजबूरी को अनदेखा करते हुए उस वृद्धा को बहुत भला बुरा बोलते हैं। कोई घृणा से थूक कर बेहया कह जाता है, कोई उसकी नीयत को दोष दे रहा था, कोई रोटी के टुकड़े पर जान देने वाली कहता, कोई कहता कि इसके लिए रिश्ते नाते का कोई मतलब नहीं है, परचून वाला कहता यह धर्म ईमान बिगाड़कर अंधेर मचा रही है, इसका खरबूजे बेचना सामाजिक अपराध है। इन दिनों कोई भी उसका सामान छूना नहीं चाहता था। यदि उसके पास पैसे होते तो वह कभी भी सूतक में सौदा बेचने बाजार नहीं जाती। आगे आप लिखेंगे, दूसरी ओर लेखक के पड़ोस में एक संभ्रांत महिला रहती थी जिसके बेटे की मृत्यु हो गई थी। उस महिला के पास शोक मनाने का असीमित समय था। 2.5 मास से पलंग पर थी। डॉक्टर सिराने बैठा रहता था। लेखक दोनों की तुलना करना चाहता था। इस कहानी से स्पष्ट है कि दुख मनाने का अधिकार भी उनके पास है जिनके पास पैसा हो। निर्धन व्यक्ति अपने दुख को अपने मन में ही रख लेते हैं, वह इसे प्रकट नहीं कर पाते। इसलिए इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार सार्थक है। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। फिर है यहाँ पर आपके लिए अगला प्रश्न, यहाँ पर गए निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। और यहाँ पर पहला प्रश्न है, जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती हैं। तो इसका आपने आशय स्पष्ट करना है। उत्तर में आप लिख सकते हैं, प्रस्तुत कहानी समाज में फैले अंधविश्वासों और अमीरी गरीबी के भेदभाव को उजागर करती है। यह कहानी अमीरों के अमानवीय व्यवहार और गरीबों की व्यवस्था को दर्शाती है। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती हैं। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती हैं, परंतु
कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाकी बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रखती हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर है यहाँ पर आपके लिए दूसरा प्रश्न। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। तो क्या लिखेंगे आप? इसका आशय लिखेंगे आप। समाज में रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को नियमों, कानूनों व परंपराओं का पालन करना पड़ता है। दैनिक आवश्यकताओं से अधिक महत्व जीवन मूल्यों को दिया जाता है। यह वाक्य गरीबों पर एक बड़ा व्यंग है। गरीबों को अपनी भूख के लिए पैसा कमाने रोज ही जाना पड़ता है, चाहे घर में मृत्यु ही क्यों न हो गई हो। परंतु कहने वाले उनसे सहानुभूति न रखकर यह कहते हैं कि रोटी ही इनका ईमान है, रिश्ते नाते इनके लिए कुछ भी नहीं है। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। फिर है यहाँ पर अगला, शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो आपने इसका भी आशय स्पष्ट करना है। किस प्रकार से आप लिख सकते हैं? आप लिखेंगे यह व्यंग अमीरी पर है, क्योंकि समाज में अमीर लोगों के पास दुख मनाने का समय और सुविधा दोनों होती हैं। इसके लिए वह दुख मनाने का दिखावा भी कर पाता है और उसे अपना अधिकार समझता है। शोक करने गम मनाने के लिए सहूलियत चाहिए। दुख में मातम सभी मनाना चाहते हैं, चाहे वह अमीर हो या गरीब। परंतु गरीब विवश होता है, वह रोजी रोटी कमाने की उलझन में ही लगा रहता है। उसके पास दुख मनाने का न तो समय होता है और न ही सुविधा होती है। इस प्रकार गरीबों की रोटी की चिंता उसे दुख मनाने के अधिकार से भी वंचित कर देती हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार लगातार कक्षा 9 हिंदी स्पर्श के सभी पाठों के प्रश्नोत्तर जानने के लिए आप लगातार देखते रहे वीडियो, जुड़े रहे हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अध्याय के साथ।